मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पर। तो देखिए, हमारे यहाँ जो जो विकास हुआ है या जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्लानिंग बना बना के किया गया है। और 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2017 तक पूरी हो चुकी, जिसमें हर पंचवर्षीय योजना में कुछ टारगेट रखा गया और हम अपने देश को इस लेवल पर ले पाए। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि इंडिया में प्लानिंग का मॉडल किस देश से ग्रहण किया गया। तो ये प्लानिंग का मॉडल हमने रूस से लिया, क्योंकि रूस में 1917 की जो रेड रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको खूनी क्रांति भी कहा जाता है, उस क्रांति के बाद पूंजीवाद का वहाँ नाश हुआ था और वहाँ कम्युनिज्म यानी साम्यवाद की व्यवस्था की गई थी, जिसमें जिसमें पूंजी जो है एक राष्ट्र की होती है, ना कि किसी निजी व्यक्ति। तो जब हमारा देश भी आज़ादी की ओर जा रहा था, तो हमारे यहाँ भी ये विचारधारा चली कि जब हम आज़ाद होंगे तो अपने देश का विकास किस आधार पे करेंगे। तो इस दिशा में जो सबसे पहला कदम था वो सर एम विश्वेश्वरैया की एक लिखी हुई पुस्तक है जो 1934 में उन्होंने लिखी थी, और उस बुक का नाम है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इस बुक में उन्होंने लिखा था कि भारत की मूल समस्या क्योंकि औद्योगिक है, इसलिए इसी विधि से इसका समाधान किया जाना चाहिए और इसमें शिक्षा और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। ये इस दिशा में पहला कदम था। लेकिन पूछते हैं कि भारत में प्लानिंग का पिता किसे कहा जाता है, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो ये हम सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। क्यों? इसलिए कि बुक तो लिख दी थी सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा, लेकिन जब 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ और उसमें सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने, तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में ही निर्माण योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया और उसका अध्यक्ष बनाया था जवाहरलाल नेहरू को। और इस कमेटी ने जो अपनी सिफारिशें दी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक सिफारिश तो ये थी कि जो उचित क्षतिपूर्ति है या उचित कंपनसेशन है वो देकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। उस टाइम तो नहीं हुई, लेकिन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन से खत्म कर दी गई है। दूसरी सिफारिश इसमें उन्होंने की थी कि जो भूमि है या जो लैंड है उसके वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल स्वामित्व के अधिक फैलाव को स्वीकार करते हुए और सहकारी खेती कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रारंभ किया जाए, यानी जमींदारी खत्म की जाए और कोऑपरेटिव फार्मिंग को शुरू किया जाए। और देखिए, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है ये रूस में, चाइना में आज भी प्रचलन में है और इंडिया में भी इस प्लानिंग के लिए काम हुआ था। लेकिन जो 1962 में जो चाइना ने अटैक किया, तो हमने फिर इस कोऑपरेटिव फार्मिंग को नकार दिया। इस प्लानिंग कमेटी का एक लक्ष्य था कि 10 वर्षों में जनता का जीवन स्तर दोगुना कर देंगे। बेहतर कदम था, बेहतरीन प्रयास थे, लेकिन ये योजना या इस योजना की जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं हो सकी। और उसके लिए जो कारण बना वो ये बना कि जो 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उस वर्ल्ड वार की वजह से और
जो भारत की राजनीतिक परिस्थितियां थीं वो भी बदली, और वर्ल्ड लेवल पर जो परिस्थितियां थीं वो भी सब चेंज हुई। तो इसलिए ये योजना लागू नहीं की जा सकी। लेकिन इसी को लेकर आगे फिर प्रयास किए गए, और अगला प्रयास जो था 1938 के बाद वो 1944 में किया गया। तो 1944 में जो हमारे जे.आर.डी. टाटा थे, उन्होंने अपने 8 उद्योगपतियों के साथ मिलकर एक योजना तैयार की थी जो कहलाता है बॉम्बे प्लान। तो भारत में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने ये योजना तैयार की थी जो बॉम्बे प्लान के नाम से मशहूर हुई, और इसमें मुख्य थे जे.आर.डी. टाटा। और इसमें उन्होंने ये सिफारिश की थी कि हम 15 वर्ष के भीतर जो नेशनल इनकम है उसको 3 गुना कर देंगे, और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय को हम 2 गुना कर देंगे अगर ये योजना हमारी स्वीकार कर ली गई। लेकिन ये भी कागजों तक ही सीमित रह गई और ये भी एक्टिवेट नहीं हो सकी। अच्छा, इसके बाद फिर 1944 में ही गांधी जी के एक फॉलोअर थे श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण ने अपना एक प्लानिंग प्रस्तुत किया और उसका नाम रखा गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान बाई श्रीमन नारायण। उसमें इस प्लान में उन्होंने कहा कि हम न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि में न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराने पर काम करेंगे। लेकिन ये योजना भी एक्टिवेट ना हो सकी, और इसके बाद अगले ही वर्ष 1945 में श्री एम.एन. राय ने अपनी एक योजना प्रस्तुत की जो प्योपिल प्लान के नाम से जानी जाती है, और ये भी रशियन प्लानिंग से ही मोटिवेट थी। और इसमें जो सामूहिक खेती है या जो कलेक्टिव फार्मिंग है और सरकारी खेती है उस पर बल दिया गया था, और उन्होंने कहा था कि इसके लिए हम जो भूमि है उसको नेशनलाइज करें, यानी सारी भूमि सरकार की। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि वो राष्ट्र की संपत्ति बना दी जाए। लेकिन ये प्लानिंग कमेटी की सिफारिशें, बॉम्बे प्लान की सिफारिशें, गांधीयन प्लान की सिफारिशें, प्योपिल प्लान की सिफारिशें, इनमें से एक्टिवेट या कार्यान्वित नहीं हो सकी कोई सी भी। लेकिन आगे कोशिशें जारी रहीं, और उसके बाद फिर देश आज़ाद हो गया 1947 में, और उसके बाद जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक कहा जाता है, उन्होंने अपनी एक योजना प्रस्तुत की जो सर्वोदय योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें उन्होंने कहा था कि सर्वोदय जो वर्ड है उसी से ये जाहिर होता है, सर्वोदय यानी सबका उदय। तो उनका ये मानना था कि विकास से कोई वर्ग अछूता ना रहे, ऐसी योजना चलाई जाए। इस योजना के कुछ अंशों को तो सरकार ने स्वीकार किया था, लेकिन पूरी योजना को फिर भी नहीं किया गया था। उसके बाद संविधान हमारा लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद 15 मार्च 1950 को भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया प्लानिंग के लिए। और ये कदम ये था कि भारतीय संसद ने एक आयोग का गठन किया जो योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, ये भारतीय संसद द्वारा गठित किया गया 15 मार्च 1950 को। और इसके बाद योजना आयोग का गठन करके इसके अध्यक्ष पीएम
प्रधानमंत्री, और योजना आयोग ने 1 अप्रैल 1951 को फर्स्ट 5 ईयर प्लान को शुरू कर दिया। और ये पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली, जिसमें कृषि विकास को मुख्य लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इस कदम पर राज्यों को थोड़ी आपत्ति रही। उनका ये मानना था कि ये योजना आयोग है, इसमें राज्यों की कोई भागीदारी नहीं है, और चूंकि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन योजना आयोग में संघ राज्यों की कोई भागीदारी ना होना ये क्या मायने रखता है। सरकार ने इस सवाल को सीरियसली लिया और उसके बाद फिर एक संस्था 1952 में गठित की गई, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और उसमें राज्यों के केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे NDC में, उनको सदस्य बनाया गया। और फिर ये पैटर्न रहा कि प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना या योजनाओं का निर्माण करता था और राष्ट्रीय विकास परिषद उसको अप्रूव करती थी। यानी प्लानिंग कमीशन का काम था योजनाएं बनाना, और NDC का कार्य था उनको अप्रूवल देना या अप्रूव करना। और इस तरह से पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना तक 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली, जिसमें सतत विकास का लक्ष्य था, मेनली समावेशी विकास का लक्ष्य था। लेकिन 2014 में जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो सत्ता में आने वाली जो NDA सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने ये 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग को भंग करके उसके खंडहरों पर एक नया आयोग गठित कर दिया, जिसका नाम नीति आयोग। और ये नीति आयोग योजना आयोग से एक कदम आगे था, इस आधार पे कि योजना आयोग का जो मेन थिंक टैंक है वो ये है कि ये सहकारी संघवाद पर आधारित है। क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और उस संघ में राज्यों की भागीदारी भी बराबर है केंद्र के साथ साथ, और सबकी सहमति से ही पूरा सिस्टम चलाया जाता है। लिहाजा नीति आयोग जो है वो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग ने काम करना शुरू किया। और इस तरह से फिर 2017 में पंचवर्षीय योजना 12वीं समाप्त हो गई, और उसके बाद से जो सारी योजनाएं हैं वो नीति आयोग के निर्देशन में ही तैयार हो रही हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और ये सारी की सारी कोऑपरेटिव या सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद पर आधारित हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।